गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर पार्ट 3। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस एंड द राउथ अरे फॉर फाइंडिंग द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं राउथ अरे से, राउथ अरे से आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस हमारी किस पर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम पर। एंड ऑर्डर सिस्टम में कैसे निकालते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। तो ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस किससे निकालेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस करने से पहले मुझे क्वेश्चन याद आ गया, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है और कहीं पर 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं जीरो ऑर्डर सिस्टम के, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के, सेकंड ऑर्डर के, या उल्टा आपको सिस्टम दिया जा सकता है और पूछ सकते हैं कि सिस्टम कौन सा है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो जितने भी ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स आते हैं वो सब के सब जीरो ऑर्डर सिस्टम है। जितने हमारे सिस्टम जितने सपोज आरसी फिल्टर, थर्मल सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, ये सब के सब हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। और जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे के सारे हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी जाती है वो हमें ट्रांसड्यूसर के अंदर लेते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है हमारा, जीरो ऑर्डर सिस्टम, जितने भी ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट इसके आउटपुट सिस्टम में दे दिया, सपोज आरसी फिल्टर में दे दिया, हमने सपोज न्यूमेटिक सिस्टम में दे दी, हाइड्रोलिक सिस्टम में दे दी। तो कोई भी इस टाइप का सिस्टम है तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के आउटपुट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में दे दिए जाते हैं। और जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को, इस फैक्ट को याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। आपको हमेशा याद रहेगा कि जीरो ऑर्डर का सिस्टम एग्जांपल कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किसे कहते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस। ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर के लिए भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर से। आपके लिए कितना इजी हो गया। जीरो ऑर्डर सिस्टम के अंदर कोई भी लैगिंग नहीं होती, इसका जो रिस्पॉन्स है वो प्योरली लीनियर रिस्पॉन्स है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस किस लिए यूज करते हैं, सिस्टम का रिस्पॉन्स जानने के लिए, उसका नेचर जानने के लिए कि उसके अंदर ऑसिलेशन है या नहीं है, डैम्पिंग है या नहीं है। अब चूंकि जीरो ऑर्डर सिस्टम कंप्लीटली लीनियर आता है तो उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है, कोई लैगिंग नहीं है, तो नो ट्रांजिशन एनालिसिस फॉर जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया पिछले को कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जो एस की मैक्सिमम पावर होती है वो हमारा ऑर्डर ऑफ सिस्टम होता है। तो एस की पावर यहाँ पे बना है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया। तो आपको ये मैथमेटिकल एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस टेबल की कोई भी एक लाइन याद रख सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको पूरा याद रहेगा। सेकंड चीज आप ये ध्यान रखिए, BSNL TTE एग्जाम में आपको टाइम की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो हाइपर होने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कहीं पे भी आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए टाइम की कमी महसूस होगी। 3 आवर्स मैक्स टाइम। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर का टाइम रिस्पॉन्स ट्रांजिशन स्टेट जानने के लिए सिर्फ आपको इस चीज में से एक चीज की जरूरत है, बाकियों की आपको जरूरत नहीं है। अब इनमें से कौन सी लाइन याद करनी है वो आपको डिपेंड करता है कि आपको डिफरेंशिएशन ज्यादा अच्छी तरह से आती है या इंटीग्रेट से। अगर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन ये है और इसका इंटीग्रेशन ये है। बस आपको इनकी सीक्वेंस याद रखनी है। रैंप से जाते हैं इम्पल्स के ऊपर डिफरेंशिएशन होएगा, इम्पल्स पे जाते हैं उसके ऊपर इंटीग्रेशन होगा। या रैंप से देख सकते हैं रैंप का डिफरेंशिएशन आएगा वो स्टेप आएगा, स्टेप का डिफरेंशिएशन इम्पल्स आता है। तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम ऑसिलेट करता है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा n के साथ। इस सिस्टम को ऑसिलेशन हटाने के लिए हम डैम्पिंग को खत्म करने के लिए डैम्पिंग मेथड्स यूज करते हैं और इन डैम्पिंग मेथड्स को अब एक्सप्रेस करते हैं जीटा से। अब डैम्पिंग को खत्म करने के लिए हमें टॉर्क चाहिए और टॉर्क की इक्वेशन ये होती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी है, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। आपको सिर्फ याद ये रखना है और इसमें से ओमेगा एन की वैल्यू याद रखनी है और जीटा की वैल्यू याद रखनी है। बट ओमेगा एन अब आपको उससे कंपेयर करोगे, कभी भी किसी कोई आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दी हुई है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो स्टूडेंट्स हैं सपोज आपको इक्वेशन दी हुई है 4s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं, s के कोएफिशिएंट का ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट k का रूट ले लेते हैं और ओमेगा n की वैल्यू 3 करके अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो कभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ओमेगा n निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ये फैक्ट है कि s का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ये टिपिकल मिस्टेक है जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आता हुआ क्वेश्चन। तो हमेशा श्योर कर लें ओमेगा एन की वैल्यू निकालने से पहले एस का कोएफिशिएंट देखें, स्क्वायर का, ये हमारा 1 होना चाहिए, तभी जाके हमारी ओमेगा एन की वैल्यू रूट के बाई जे मिलेगी और जीटा की वैल्यू बी बाई 2 रूट के जे मिलेगी। लेकिन सिर्फ आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और ये। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग स्टडी करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकालने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिनोमिनेटर होता है, ये आपको याद रखनी है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, सेम चीज है ये। तो इसके अंदर जब आप इसके रूट्स निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस समथिंग फॉर्मूला जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है उससे निकालिए, हम स्टडी करेंगे जब हम मैथ्स करेंगे। फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी निकलती है, जीटा इज इक्वल टू 1, जीटा लेस देन 1, जीटा ग्रेटर देन 1 एंड जीटा इज इक्वल टू 0। 4 पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीटा इज इक्वल टू 0। On putting जीटा इज इक्वल टू 0 in equation 1, we get equation of type sin omega n, मींस हमारा रिस्पांस sin omega n t के रिस्पांस की तरह आएगा। अब ये ऑसिलेशंस कभी भी डाई आउट नहीं हो रही है, लगातार चलती जा रही है sin omega n t की फॉर्म में, इसलिए हमने इसको कहा है अनडैम्प्ड केस। याद रखना, अनडैम्प्ड केस मतलब उसकी डैम्पिंग नहीं हो पा रही और जीटा इज इक्वल टू 0 के अंदर आ रहा है, जिसके अनडैम्पिंग नहीं हो पा रही, वो साइन की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट केस टू 0 इज लेस देन जीटा इज लेस देन 1, ये कुछ इस फॉर्म में आ रही है, e पर माइनस t sin ओमेगा n t। धीरे धीरे इसकी ऑसिलेशंस डाई आउट होगी, यानी अंडर डैम्पिंग के अंदर आए और डैम्पिंग के अंदर आते इसकी वैल्यू सेटल हो जाएगी बाद में। थर्ड, इस टाइप में सिस्टम को कह सकते हैं कि मार्जिनली स्टेबल, ये ना तो इन्फिनिटी हो रहा है और ना डाई आउट हो रहा है, इस टाइप के सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। ऐसे नेक्स्ट है क्रिटिकल डैम्प केस, जीटा इज इक्वल टू 1। इसके अंदर बड़ी फास्ट डैम्पिंग होती है। उसके बाद है ओवर डैम्प केस, जीटा ग्रेटर देन 1। तो अब इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एक इक्वेशन गिवन होगा, सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर अपॉन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको बताना हो सकता है कि इसका सिस्टम का रिस्पांस कैसा रहेगा, तो जस्ट आपको जीटा की वैल्यू देखनी है और उसके बेसिस पे आप इनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड क्या गिवन हो सकता है कि आपको ये रिस्पांस गिवन हो सकता है और आपको बताना होगा कि ये कौन सा केस है, अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है। थर्ड और जो मेन टाइप का क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है कि आपको रूट लोकस गिवन हो और आपको रिस्पांस बताना हो सिस्टम का। तो ये एक फैक्ट है, ये मैं बता रहा हूँ, कंक्लूजन बहुत ही शॉर्टकट। आप किसी भी रूट लोकस को बिना मैथमेटिकल एनालिसिस करे बता सकते हैं कि उस सिस्टम का रिस्पांस कैसा होगा। कैसे? अगर उस सिस्टम के पोल्स हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो जितने भी पोल्स हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे तो उनके लिए जीटा कोरस्पॉन्डिंग टू 0 एंड द रिस्पांस कोरस्पॉन्डिंग टू जीटा इज इक्वल टू 0, तो ये रिस्पांस रहेगा। जितने भी हमारे ओरिजिन से लेके ओमेगा एन तक अगर कोई पोल्स आ रहे हैं और ये हमारा माइनस इनफिनिटी से लेके ओमेगा एन तक कोई पोल्स आ रहे हैं, तो इन सब के लिए रिस्पांस रहेगा हमारा ओवरडैम्प्ड केस। जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और जीटा लेस देन 1 के लिए वो हमारे पोल्स यहाँ से यहाँ तक वैरी करेंगे।
तो आप इस एक चार्ट को याद रखें, ये देखें कि हमारे रूट लोकेशन पोल्स कहाँ लाई कर रहा है, उससे कोरिस्पॉन्डिंग जीटा की वैल्यू देखें इस चार्ट में से और इनसे कंपैरिजन करें, तो आपको सिस्टम का रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। Thus, by seeing root locus, we can also find whether the system will oscillate or not. अब ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ ली जाती है, वो छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है तो आपसे पूछ लेता है इसका टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, डैम्पिंग रेशियो इसकी क्या रहेगी, नथिंग एल्स, ऐसी ही आउटपुट की इक्वेशन। अगर आप याद कर सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, नहीं तो सिंपल आपको ये कुछ फॉर्मूले याद होनी चाहिए, 3 4 5 2 3 4 5 नथिंग एल्स। ऐसी अगर आपकी क्राइम पावर कुछ और ज़्यादा अच्छी है तो डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको 3 या 4 बार अगर ये आपको पीक पे लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। और नहीं तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे हाथ के ऊपर भी लिखे जा सकते हैं ये, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो लेट्स मूव नेक्स्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हमारा जो एन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हमारे एन की वैल्यू ओड होगी तो हमेशा हमें पीक मिलेगी, अगर हमें इवन होगी तो हमेशा हमें अंडरशूट मिलेगी। नेक्स्ट है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है, जब हमारा जो वैल्यू है वो सेटल हो जाती है, अप्रोक्सीमेट जो फाइनल वैल्यू डिसाइड है उसकी इक्वल हो जाती है। अगर 2% टोलरेंट बैंड में आता है तो सेटलिंग टाइम 4T होता है, और अगर 5% टोलरेंट बैंड में आता है तो ये 3T होता है। 4/जीटा में गया बाय 3/जीटा में गया, ऐसे मैक्सिमम पी पोर्शन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ हाई ऑर्डर सिस्टम। अगर इससे भी हाई ऑर्डर सिस्टम में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया अप्रोक्सीमेशन की जाती है कि जितने भी हमारे पोल्स इमेजिनरी एक्सिस के पास आ रहे हैं उनको हम मान लेते हैं डोमिनेंट पोल्स, और जितने पोल्स हमारे 6 जीटा ओमेगा की दूरी पे आ रहे हैं उनको हम मान लेते हैं अनसिग्निफिकेंट पोल्स। तो हम इनका एक 0 मान के अपने हायर ऑर्डर सिस्टम्स को सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं और उसको कोरस्पॉन्डिंग हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे जैसे पोल्स हमारी इमेजिनरी एक्सिस से दूर होते जाएंगे हमारा स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज होता जाएगा, बट सिस्टम भी स्टेबल होता जाएगा। अगर रूट हमारा पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के बाद हमारे पोल्स यहाँ पे आते हैं तो हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ा दी। अगर हमारे पोल्स यहाँ पे लाई करते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, और अगर हमारे रूट्स इधर पोल्स इधर लाई करते हैं तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। नेक्स्ट, सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स देखने हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 + GHS = 0, और क्लोज लूप पोल हमें ध्यान रखना है हमेशा। अगर हमारे पोल्स रियल एक्सिस के ऊपर हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी एक्सिस के, तो बेशक रिपीटेड पोल्स हो हमारा सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल है। मतलब अगर हमारी इमेजिनरी एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रूट्स आ रहे हैं तो बेशक सिंगल रूट है, बेशक रिपीटेड रूट है, नो मैटर, द सिस्टम विल ऑलवेज बी स्टेबल। इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हमारे रिपीटेड पोल्स हैं, मैं हमेशा रूट्स कर रखा हूँ पीछे भी पोल्स आओ, हमेशा हमारे रिपीटेड पोल्स अगर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं तो वो सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, और अगर सिंगल आ रहे हैं तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। सिंगल का मतलब ओवरलैप नहीं होनी चाहिए पोल्स हमारे। If one pole or another is simple or stable, one call the pair made 2 and -2. Okay. बट ये जो हमने फैक्ट्स करे स्टेबिलिटी निकालने के लिए, अगर हमारा सिस्टम सिंपल है और उसके रूट्स पोल्स इसलिए निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए पोल्स निकालना कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको स्टेबिलिटी एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो राउट ने एक क्राइटेरिया बनाया जिसके बेसिस पे हम हायर ऑर्डर सिस्टम का भी स्टडी कर सकते हैं स्टेबिलिटी। तो ये क्या कहता है कि हम अल्टरनेट जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको अरेंज कर लेते हैं A B C D E F, और आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। इसको x की वैल्यू निकालनी है तो d × b - a × e/d, और y की वैल्यू निकालनी है तो d × c - f × a/d। तो ऐसे से हम इसको सोल्व करते जाएंगे। तो इसमें कुछ रूल्स दिए, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट 0 हो जाता है बीच में सोल्व करते हैं, सपोज x 0 होगा तो हम उसे f साइन लगा देते हैं,
और अगर पूरी की पूरी रो जीरो आती है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन का उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर उसकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है, जब भी पूरी पूरी रो जीरो आएगी तो हमारा या तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। हम ये नहीं कह सकते हमारा सिस्टम मार्जिन स्टेबल है, उसके लिए हमें अगर हायर टू से ज़्यादा ही करेक्ट इक्वेशन है हमें उसके रूट्स निकालने मस्ट हो जाते हैं। If a function is greater than or equal to 2, then find these roots. अगर रूट्स रिपीटेड है यानी ओवरलैप हो रहे हैं तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, नहीं तो मार्जिनली स्टेबल है। रिलेटिव स्टेबिलिटी और फीडबैक हम करेंगे बाद में, पहले हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं राउथ-हर्विट्ज का। सपोज हमारा ये इक्वेशन है, इसके हमने अल्टरनेट रूट ले लिया, इसमें 6 का वर्क फंक्शन 1, 4 का 8, 2 का 20, कांस्टेंट 16, फिर 4 वाले ले लिए, फिर हमने इनको कैलकुलेशन करनी शुरू की। अब यहाँ पे देखिए 3 के अंदर हमारा ये अब्रप्टली जीरो हो गया। जैसे ही हमारी कोई रो अब्रप्टली जीरो है यानी सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एरर करते हैं क्योंकि बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। ऐसा जरूरी नहीं है, मार्जिनल स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे इसके रूट्स, लेकिन हर बार रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारा जो इक्वेशन अब्रप्ट एंड हुई होती एस के ऊपर तो हम इसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं थी, तो हम कह सकते थे कि ये मार्जिनली स्टेबल है। बट हमारी अब्रप्ट एंड हुई है एस 3 के ऊपर यानी इक्वेशन हायर देन डिग्री 2। अब हम इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो राउथ रूट्स क्या कहता है, जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाली इक्वेशन के डेरिवेटिव लेंगे और उसको राउथ रूट से सोल्व करेंगे। उसके बाद हम स्टेबिलिटी निकालने के लिए देखेंगे कि राइट हैंड साइड में इसके फर्स्ट कॉलम में कितने साइन चाहिए। कोई भी साइन चेंज नहीं है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। अब मार्जिनल स्टेबल है या अनस्टेबल है वो हमें देखना है रूट्स निकाल के। तो हम प्रैक्टिस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो हमारे आगे प्लस माइनस जे 1.4 प्लस माइनस जे, यानी 2 रूट्स हमारे ये और 2 रूट्स हमारे ये। अब ये दोनों ओवरलैप रूट्स नहीं है तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। अगर ये दोनों रूट्स ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब चारों रूट प्लस माइनस जे 1.4 पे आ रहे होते या प्लस माइनस जे 2 के ऊपर आ रहे होते तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। ये एक मेन एग्जांपल था आपका राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। बाकी के टॉपिक हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। फॉर मोर टिप्स सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपीरियंस टू। थैंक यू।